नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पे देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक खास कार्यक्रम है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है हमारे विशेषज्ञों द्वारा। हमारा आज का विषय है मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिकल, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। तो आज हमारे बीच इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर अंबु पांडे, साइकाइट्रिस्ट, और मिस वर्षा सिंह, साइकाइट्रिस्ट सोशल वर्कर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आजकल बहुत बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि बच्चों में, किशोरों में, बुजुर्गों में। तो इसके क्या लक्षण हैं और इसके लिए आप हमें क्या जानकारी देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जी। सबसे पहले तो मानसिक रोगों का कारण होता है बायोसाइकोसोशियल, ठीक है। तो इसमें एक तो इंसान की कुछ शारीरिक संरचना, ठीक है, या उसका जो अनुवांशिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, वो उसको इस प्रकार का बनाता है कि कुछ व्यक्तियों में मानसिक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो किसी भी प्रकार के तनाव में होते हैं, ठीक है। तो अब ये तनाव जो होते हैं वो या तो उनके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, उनके विचार, उनके भाव इस प्रकार के होते हैं कि वो तनाव, जिसकी वजह से उनको छोटी छोटी सिचुएशंस में भी तनाव होने लगता है, और कुछ बाह्य परिस्थितियां भी होती हैं। तो इसीलिए हम लोग साइकोसोशियल मॉडल बोलते हैं कि मतलब कुछ अंदरूनी जो कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और कुछ सोशल, ठीक है, बाह्य एनवायरनमेंट जो उनके मनोभावों को असर डाल रहा है, जिसकी वजह से वो तनाव महसूस कर रहे हैं। और जब इनका इंटरेक्शन उनके शारीरिक संरचना अथवा उनके जेनेटिक मेकअप के साथ होता है तो फिर कई सारे लक्षण आते हैं जो कि जिसकी वजह से वो अपने दैनिक कार्य करने में अपने आप को क्षम्य नहीं पाते हैं, उनकी क्षमता घट जाती है और ये एक रोग का रूप ले लेता है। तो जो अभी क्या हो गया है, एक तो अभी लेटेस्ट कोई रिसर्च नहीं है कि पिछले बार जब नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया गया था और अभी सेकेंड मेंटल हेल्थ सर्वे किया जा रहा है, तो उसमें कुछ इंक्रीज पाया गया। मतलब इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ये तो इस सर्वे के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बढ़ रहा है, वो ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता भी आई है। पहले लोग वो समस्याएं बोलते नहीं थे, लेकिन अब बोलने लगे हैं। लेकिन इसको मतलब केसेस कुछ हम ऐसे भी देख रहे हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद रोगों में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका कारण ये है कि तनाव उनके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल आधुनिकीकरण हुआ है, लोगों की इच्छाएं बढ़ी हैं, ठीक है, हर आदमी हर चीज पाना चाह रहा है। पहले के जमाने में जीवन बहुत साधारण था, लिमिटेड था, लिमिटेड संसाधन थे, लोगों को जानकारी भी नहीं थी। तो जिस चीज की जानकारी आपको नहीं है, उस चीज का आप अभाव भी नहीं महसूस करेंगे। बहुत साधारण जीवन था, सब आसपास के लोग सब एक ही तरीके से जीते थे। बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी कि ये भी कर लें वो भी कर लें। तो आज बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और उन सब चीजों की जानकारी भी इंटरनेट के माध्यम से किसी को बहुत आसानी से हो जा रही है। तो जब पता चल रहा है तो उसकी आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। जब आकांक्षाएं बढ़ रही हैं तो उसको ना कर पाने का उसको तनाव हो रहा है, या उसको करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रह रहा है, जिसके लिए उसको तनाव हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, बच्चों में ये चीजें जब पाई जा रही है, किशोरों में और बच्चों में, तो माता पिता उसको जिद्दीपन का नाम दे रहे हैं कि ये जिद कर रहा है और इसको इस चीज को पाने की बहुत ज्यादा जिद हो गई है, इसको किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सच में वो बच्चों की जिद है कि कुछ मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज है उसके साथ? बच्चों के बारे में जब भी हम कुछ भी किसी भी मानसिक रोग के बारे में कह रहे हैं या किसी व्यवहार को बता रहे हैं, तो उस व्यवहार को उसके पूरे कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में वो व्यक्ति वो व्यवहार कर रहा है, चाहे बच्चा ही हो। बच्चों के साथ तो स्पेशली, ठीक है, परिवेश उनका कैसा है, परवरिश कैसी है, क्या स्थिति हुई थी तब वो जिद करने लगा, तभी हम बता सकते हैं कि वो व्यवहारिक मतलब गड़बड़ी है या कि एक सामान्य व्यवहार है। और बच्चों में कुछ भी डायग्नोसिस करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उनकी परवरिश कैसे हो रही है, उनका मतलब एनवायरनमेंट कैसा है। व्यवहार जो होता है रिफ्लेक्शन होता है उनके माँ बाप के व्यवहार का, या पारिवारिक जो माहौल है उसका, तो वही व्यवहार बच्चे करते हैं।
तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ही सुधारना पड़ेगा, तभी बच्चे का व्यवहार चेंज करेगा। सिर्फ बच्चे को हम कोई दवा दे करके या बच्चे को अकेले काउंसिल करके बिना माता पिता और फैमिली को इन्वॉल्व किए कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए एक बार में क्या है, ऐसे सीधे सीधे जवाब देना इसका संभव नहीं है। वो पूरी फैमिली सोचे, उसकी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो अब पेरेंट्स को कैसे ये बात पता चलेगा कि ये मानसिक समस्या है? पेरेंट्स इस चीज को कैसे समझ पाएंगे? अगर देखिए, अगर जैसे कि अगर बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो जैसे अपना काम जैसे पहले कर पा रहा था उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, अकेले रह रहा है, या बहुत उत्पाती हो गया है, बहुत उन्मादित रह रहा है, ठीक है, या फिर कभी उद्दंडता ज्यादा कर रहा है, जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर रहा है, पलट के जवाब ज्यादा देने लग गया है। हाँ, मतलब कि पहले के रूटीन से ज्यादा उसके में चेंजेस आए हैं, शिकायतें आने लग रही हैं, ये असामाजिक व्यवहार में ज्यादा लिप्त रह रहा है, या फिर एकदम अकेले रह रहा है, चुप हो गया है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है, पहले जैसे टीवी वगैरह देखता था या पढ़ाई करता था उस तरीके से नहीं कर रहा है, अकेले अकेले रह रहा है, या एक ही व्यवहार बार बार कर रहा है। तो ये तमाम मतलब उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है, अगर लंबे समय तक रह रहा है और ज्यादा देर के लिए रह रहा है, ऐसा रह रहा है कि वो अपना दैनिक कार्य नहीं कर पा रहा है, या खुद ही वो परेशान है उस व्यवहार से अपने, या आसपास के लोगों को उसके उस व्यवहार से परेशानी हो रही, तो उनको एक बार जरूर मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना। मतलब अगर माता पिता को इस बात की जानकारी हो गई कि इसको कुछ मानसिक समस्या हो रही है, तो उनको क्या कदम, व्यवहारिक समस्या हो रही है तो उनको क्या कदम उठाना चाहिए? पहले तो परामर्श ही लेना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से परामर्श लेना चाहिए उनको, क्योंकि एक ऐसे मतलब तुरंत डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब मानसिक रोगों का जो नॉर्मेलिटी होती है, उसका सामान्य जो व्यवहार होता है, उसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। तो कोई भी एक व्यवहार कोई थोड़ी देर के लिए किया तो वो मानसिक रोगी नहीं हो जाता है। जी हाँ। कई बार ऐसा होता है कि मानसिक समस्याओं को लोग पागलपन का नाम दे देते हैं। तो अब पागलपन के नाम से क्या होता है कि वो जो पेशेंट होता है या उसके जो माता पिता होते हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर हिचकिचाहट होती है कि हम साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाएं। उनको मतलब समाज का भी भय रहता है कि लोग पागल प्रूफ कर रहे हैं, तो हम कैसे कंसल्ट करें? उस समय उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहली बात तो पागलपन शब्द में कोई बुराई नहीं है जी, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग गलत तरीके से होता है। कोई चरित्रहीन व्यक्ति है तो हम उसको पागल बोल देते हैं। बिल्कुल। कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है तो उसको हम पागल बोल देते हैं। जबकि पागलपन जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, उसी प्रकार से एक बीमारी है, इलाज किया जाएगा तो अलग अलग सीवियरिटी का होता है। बहुत ज्यादा केसेस में तो लगभग 60% केसेस में इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। कुछ रेयर मतलब कुछ % केसेस होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो इसको हमेशा संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए जी। ठीक है, ये चरित्र की बीमारी नहीं है। तो चरित्रहीनता वाले लोग, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को कभी भी पागल हो गया है, कोई अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा है, गाली दे रहा है, पागल हो गया, तो इस तरीके से संबोधित मत कीजिए। तो सबसे एक नंबर बात है। तो इससे जो समाज में फैला कलंक है वो कम होगा इस बीमारी के प्रति। दूसरा, पागलपन सिर्फ एक रोग है, मानसिक समस्याएं बहुत प्रकार की हो सकती है, और हर मानसिक समस्या जो होती है वो मानसिक समस्याएं बहुत होती हैं, और हर मानसिक समस्या मानसिक रोग हो ये जरूरी नहीं है। तो हमें अपने उत्तम मानसिक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना चाहिए। वो हम सबकी जिम्मेदारी भी है और हमारा राइट भी है कि हम अपने बेस्ट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ में रहें। ठीक है, तो अगर मानसिक समस्याएं हम महसूस कर रहे हैं तो उसका हमें निदान करवाने जाना ही चाहिए, ताकि वो रोग का रूप ना ले ले। हाँ, और रोग भी बहुत प्रकार के हैं। पागलपन एक बहुत गंभीर मानसिक रोग है जो सिर्फ 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं जनरली। जी। मैम, आने वाले समय में बोर्ड्स के एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, और फिर या तो वो पढ़ाई ही कर पाते हैं या तो वो स्ट्रेस में ही रह जाते हैं। तो इसके लिए आप इन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे क्योंकि समय आ चुका है तो लंबे समय का एक बारे में तो बताने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी जितना समय है उसका सदुपयोग करने को सोचना चाहिए। तो इस समय जो है एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रियल रखनी चाहिए। अगर आप साल भर जितनी पढ़ाई की है उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक, उसी को रिवाइज करें और उसी में रहें। अब इस समय अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, साल भर हमने पढ़ाई नहीं की, अब इस 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में हम पढ़ करके टॉप कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन तो एक्सपेक्टेशन रियल रखें। अगर आपने साल भर तैयारी की है तो आप इस
एक महीने को बहुत अच्छा यूटिलाइज करके बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगर नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो इस एक महीने में आप वैसी स्ट्रैटेजी बनाइए जो कि आपको मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम आपका जो आप अचीव कर सकते हैं वो कर पाए। तो इम्पॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, टाइम वेस्ट ना करें, शेड्यूल बना लें किस तरीके से पढ़ाई करना है। एक फिक्स रूटीन जब आप फॉलो करते हैं तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंटली आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब नियम कोई है नहीं, किसी भी समय उठ रहे हैं, किसी भी समय खा रहे हैं, तो उसमें आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है जी। और रूटीन बहुत सारे टॉपिक भी मिस हो जाएंगे उसमें, क्योंकि आप अर्जेंसी के बेस्ड पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रूटीन बना के काम करेंगे तो आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा समय मिल जाएगा, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा समय कौन से चीज़ पे हमारा कहाँ समय वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सी टॉपिक जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें हम ज़्यादा समय दे रहे हैं उस पे से कटौती करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे हम समय ज़्यादा दे सकते हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं कि उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, नींद पूरी लें, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद अगर आप कम कर रहे हैं उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको याद नहीं होंगी चीज़ें। तो 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, वही क्योंकि नींद में ना मेमोरी कंसोलिडेशन होता है जी, ठीक है। तो अगर नींद पर्याप्त नहीं है तो चीज़ें जितनी आपने मेहनत की वो अगले दिन आपको उतनी ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। तो नींद बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम से खाना पीना, अब क्योंकि खा पी नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से एसिडिटी वगैरह भी होने लगती है। दूसरा, फ़ोन को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, तो फ़ोन से ना पढ़ाई करके टैबलेट से, बड़े स्क्रीन से पढ़ाई करें या बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं एकदम एग्जाम से 10 दिन पहले सर दर्द लेकर आ जाते हैं, इतना बुरा दर्द, माइग्रेन का पेन लेकर आते हैं कि उनकी आंख नहीं खुल रही, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उल्टी वगैरह भी शुरू हो जाती है। तो ऐसी मतलब एकदम ज़्यादा स्क्रीन मतलब छोटा स्क्रीन तो जहाँ तक वो अवॉइड करें, और अगर टैबलेट वगैरह से पढ़ें एडिक्वेट लाइटिंग में पढ़ाई करें जी। हाँ, और दूसरा वही है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको लग रहा है इस बार आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक ही अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, लाइफ में आपको बहुत सारे चांसेस आएंगे। तो इस समय अगर ये वाला थोड़ा खराब भी हो जा रहा है, सिर्फ आप पास ही हो पा रहे हैं, लग रहा है नहीं भी हो पा रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, आगे बहुत सारे मौके आएंगे आपके इम्प्रूवमेंट के लिए जी। आज के परिवेश में एक्सेप्टेंस ही करना ज़्यादा जरूरी है। कंपैरिजन में मत रखिए कभी भी, मतलब जैसे बच्चे अपना बेस्ट देने को सोचिए। जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे, वो फर्स्ट आ जाएगा, तो आप परेशान ही रहेंगे। आप अपना मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, और इस टाइप का प्रेशर माँ बाप को भी बच्चों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जनरली होता है कि माँ बाप कंपेयर करते हैं, तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और इस तरीके की बातें बोलते हैं कि हम लोग इतना तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, हमारा तुम ही तो हो हमारे लिए, हमारा वो भी एक मेंटल प्रेशर है, बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है हाँ, पेरेंट्स का, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं पैदा हुए हैं जी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वर्षा जी, मानसिक बीमारियों को, मानसिक स्वास्थ्य से बीमारियों से जुड़े हुए लोगों को कलंक के रूप में समाज में देखा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं रेडियो रंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरा नाम वर्षा सिंह है और मैं मेडिकल कॉलेज के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में मनोसामाजिक परामर्शदाता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान क्या हो गया, या हमारे पहले भी देखते हैं कि इसे एक कलंक के रूप में देखा जाता है। तो यानी कि हम भेदभाव करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में हम भेदभाव करते हैं। तो भेदभाव भी हम देखते हैं कि 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, वो मेरे साथ बैठा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम थोड़े दिन तो उसके लिए उपचार कर पाएंगे या फिर उसके देखभाल कर लेंगे, परंतु जब, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी बीमारियां होती हैं वो थोड़े लंबे समय तक चलती हैं, उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो लंबे समय तक, कभी कभी घर वाले भी हार जाते हैं, तो उसे अवॉइड करना, उसे इग्नोर करना, ये सब चीज़ें, और वो उस व्यक्ति को पता रहता है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही, परंतु वो अपनी बातों को किसी के सामने बता नहीं पाता। दूसरा हो गया प्रत्यक्ष रूप से, जैसे सीधे सीधे हमारे पड़ोसी हैं या हम स्कूल में जाते हैं तो हम सीधे सीधे वो बोलेंगे, पागल है तू,
तेरा तो इलाज चल रहा है, जी। तू तो गया था वहाँ पे, तू तो बेहोश हो गया था, मतलब इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। तो इसका जो है, जो भी उस बीमारी से पीड़ित है या फिर जिसको भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो हमें सबसे पहले उस भेदभाव को कम करना है। दूसरा, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी रूढ़ियाँ बहुत से कि होता था कि कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश में देखा है, क्योंकि मेरा फील्ड का काम होता है तो मैं देखती हूँ कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए घर वाले ये कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, तो इसकी बहुत सी चीज़ें, जैसे उसके अंदर बेहोशी होती है, लोग ये नहीं जानते हैं कि कारण क्या है, तो उसे ये बोलते हैं इसमें माता जी आ गई हैं, तो क्या करो, उसको चलो झाड़ फूक कराओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, झाड़ फूक कराओ, वहाँ पे लेके चलो। परंतु हमारा, मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य क्रम जो चल रहा है उसमें एक दुआ से दवा का एक कार्यक्रम है जी। और ये सरकार की, भारत सरकार की बहुत मंशा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जाए। तो हम लोग की टीम के द्वारा भी मज़ारों पे जाया जाता है, वहाँ लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि आप दुआ भी कीजिए और साथ ही साथ दवा भी कीजिए। तो लोग ये पूछते हैं, कुछ लोगों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें वहीं पे भगवान मिल गए, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से हम लोग भेजते हैं, जो मेडिकल कॉलेज की जो हमारी ओपीडी चलती है। मैं बताना भी चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि अगर देवरिया में अगर किसी को भी इस तरह की समस्या है तो हमारे ज़िले पे भी इसका उपचार होता है। अभी लोगों को जागरूक नहीं है, या हम लोग के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो मैं रेडियो रंग की टीम के द्वारा मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से ये लोगों को पता हो कि मेडिकल कॉलेज के कमरा नंबर 4 में मनोचिकित्सक के द्वारा, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके द्वारा देखा जाता है, और कमरा नंबर 12 में मन कक्ष की स्थापना है, जिसमें अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। अच्छा। तो मैं चाहूँगी कि भेदभाव को मिटा के और परिवार वालों को आके जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि सबसे पहले हमें उसके व्यवहार को देखना है जी। कोई भी बच्चा है या लड़की है या लड़का है, कोई बुजुर्ग है हमारा, तो हमें सबको देखना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें एक अच्छे नागरिक का परिचय देना है, और हमें ये देखना है कि अगर ऐसी समस्या है तो तुरंत उसका विशेषज्ञ टीम के द्वारा समाधान किया जाए। वर्षा जी, आपने बहुत ही अच्छी और गहराई में इसके बारे में बताया, जो समाज में मानसिक को कलंक के रूप में देखा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य को। वर्षा जी, एक और हमें जानकारी चाहिए थी आपसे कि टेली मानस एक सरकारी योजना है, तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और इसका क्या लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कि आपने टेलीमानस का, टेलीमानस अगर देखा जाए तो हम आज से 2 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान समय में 75 जिलों में कई ऐसे जिले हैं जहां टेलीमानस पे बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है। तो टेलीमानस एक हम हेल्पलाइन नंबर नहीं कह सकते हैं, हम एक इसे उम्मीद कह सकते हैं जी। एक हमारे मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है, एक ट्रीटमेंट गैप होता है। जैसे हमें अगर कोई दिक्कत है, हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ से मुझे दिक्कत है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं किसी से अपने बात को बता नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी माँ से नहीं बता पा रही हूँ, मैं अपने पिता से, अपने गार्जियन से, तो एक हेल्पलाइन नंबर है टेलीमानस। मैं अभी हेल्पलाइन नंबर बता दूंगी जी। तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके अपनी सारी समस्या, चाहे वो अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या है, चाहे वो नशे से संबंधित कोई जूझ रहा है उसकी समस्या है, चाहे कोई यौन जनित समस्या है, कोई मानसिक बीमारी है, कुछ ऐसी तनाव है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो उस पर कॉल कर सकता है। 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है और इस पर अच्छे विशेषज्ञ, काउंसलर्स, सभी लोग उपस्थित हैं। तो और सबसे मेन बात कि जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोग रहते हैं, उन्हें भय रहता है कि मेरी बात किसी और तक न जाए जी। कभी कभी तो वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते हैं, तो इसमें जो भी फ़ोन करेगा उनकी सारी जानकारी जो है गोपनीय रखी जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रसारित किया जाए, इस हेल्पलाइन नंबर को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर फ़ोन करें। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन करेंगे, अपनी समस्या को बताएंगे, तो हेल्पलाइन नंबर जो है इसका नंबर है 14416 और दूसरा है 180089144416। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नंबर पर फ़ोन करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, आपने हमें बहुत गहराई में इसकी जानकारी दी है। तो डॉक्टर साहब, देवरिया जनपद से जुड़े जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे लोग हैं, उनके लिए आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो सभी जो देवरिया वासी हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य आपका अधिकार है। तो मानसिक तनाव में मत रहिए। अगर आपको लग रहा है आप किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द से जल्द किसी भी मतलब मानसिक स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है, जिसमें साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिक नर्सेस और डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट आते हैं, उनसे जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट अगर आपके पास विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं आपके आसपास, तो जो भी परामर्शदाता हैं, जो भी डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनसे परामर्श करें। और नहीं तो जैसा वर्षा जी बता रही थी, टेलीमानस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और वो आपको डॉक्टर से कनेक्ट कर देंगे। वो जो अगर आप अपनी समस्या बताएंगे और वो इस तीव्रता की लगेगी, इतनी गंभीर लगेगी कि आपको इमीडिएटली साइकाइट्रिक कंसल्टेशन चाहिए, तो वो आपको डॉक्टर से कनेक्ट भी कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आसपास किसी को देख रहे हैं कि वो कोई मानसिक या व्यवहारिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसको भी प्रेरित कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर के या किसी भी अन्य मानसिक रोग कार्यकर्ता के साथ संपर्क करें, ताकि उसको जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि जितना लंबा ये बीमारी का अनट्रीटेड ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस जिसको कहते हैं, कि जितने लंबे समय से आदमी बीमारी से जूझ रहा है, उसका इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है और आउटकम उतना ही खराब होता है। तो अगर आप समस्या को उसके मतलब इनिशिएशन में ही खत्म कर देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी और आउटकम भी अच्छा होगा आपका। लेकिन अगर वो लंबे समय तक चलती आ रही है तो क्या होता है, मानसिक रोग ब्रेन पे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं कि फिर वही दवाइयाँ उतना अच्छा असर नहीं करती हैं। तो उसको जल्द से जल्द किसी भी मतलब हेल्प लेने के लिए प्रेरित करें। और मानसिक रोग जैसे कोई भी और रोग है, शारीरिक रोग उसी के जैसा है, इसके लिए अपने आप को अपमानित या कलंकित नहीं महसूस करें। अगर आपको मानसिक रोग की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं तो इन दवाइयों का आपके जीवन पे पॉजिटिव ही असर है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव ही होगी। बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं खाते हैं कि हमें आदत पड़ जाएगी, तो आदत पड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपके शरीर में उन चीज़ों के, उन न्यूरोकेमिकल्स का इम्बैलेंस है, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको दवाई दी जा रही है। जैसे कि थायरॉक्सिन, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसको थायरॉक्सिन खाने की आदत पड़ गई है, या वैसे ऐसा महसूस हर लोग हर लंबी बीमारी में करते हैं कि किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो वो दवा खाना नहीं, हम नहीं खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम जितना लंबा अवॉइड कर सके तो करें। लेकिन जब आप दवा नहीं खा रहे हैं तो शरीर उसका बोझ झेल रही है ना। जो चेंजेस होंगे आपके मतलब किडनी पे जो प्रेशर पड़ेगा, आपके वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा, आपके दिमाग पे जो प्रेशर पड़ रहा है, वो तो पड़ ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दवा नहीं खा करके आप शरीर के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप शरीर को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेम उसी तरीके से मानसिक रोगों के भी दवाइयाँ जल्दी से जल्दी खाइए और लंबे समय तक दवा खाने के लिए अपने आप को कलंकित, अपमानित मत महसूस कीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। उसको खाएंगे तो आप अपना जीवन ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा अपना इंजॉय भी कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा भी कर पाएंगे। हाँ, और जो भी मानसिक रोगी हैं उनके जितने भी दोस्त हैं, परिवारजन हैं, वो सब उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करें और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। उसको नाटक, बहानेबाजी इस तरीके के शब्दों से संबोधित ना करें, क्योंकि कोई भी जानबूझ के इस तरीके का बर्ताव नहीं करेगा। कि समस्या से, किसी तनाव से जूझ रहा होता है तभी वो इस तरीके से व्यवहार करता है। कई बार डिप्रेशन को लोग कामचोरी मान लेते हैं, कई बार नाटक मान लेते हैं। तो इस तरीके से बोलने से उसका मनोबल और टूट जाता है और वो और ज़्यादा इलाज नहीं कराता है, और कभी कभी ऐसी स्थितियों में मन में आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगते हैं। तो इसलिए यदि आपको कोई समस्या दिखाई दे रही है तो समस्या जानने की कोशिश करें उस व्यक्ति में, उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन दिख रहा है तो जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। यदि आप अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं तो करें, और अगर आपको लगता है उसे विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो उसको उधर भी ले जाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी एंड डॉक्टर साहब, आप लोगों का। आपने हमें बहुत ब्रीफ नॉलेज दी है और
हम अपने श्रोतागण से यही बताना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होइए, मानसिक बीमारी को एक कलंक के रूप में मत देखिए, अपने आसपास के लोगों को सही जानकारी दीजिए। और अभी हमें वर्षा जी ने बताया है टोल फ्री नंबर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करिए। अगर आप देवरिया जनपद, देवरिया जिला से हैं तो मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध है। कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 12 में जाइए, संपर्क करिए, आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण से आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, एक नए विषय पर स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए हमें रेडियो रंग FM पे। मैं हूँ अमृता। नमस्कार।